Yes, we are live now with a new lecture. Good morning students. How are you? We hope all of you are fine. बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के शायद हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 5वां लेक्चर लेकर आए हैं बेटा। और 5वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए क्या होता है। सबसे पहले कोई दिक्कत आ रही है कंसेप्ट में, किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट करके बता दिया करो ये दिक्कत आ रही है, इसको हमें थोड़ा इम्प्रूव करना है। आप सब हम एक ही टीम है, एक ही हमारा काम है, टारगेट है। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? समझिए पहले होता क्या है। ऐसे समझो, ये हमारे पास एक कोयल कह लो, एक सोलिनॉइड कह लो। ठीक है, एक सोलिनॉइड है, इसके अंदर बेटा I1 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक और रख दें पास में, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा दें, इसमें कुछ पास नहीं करा रहे। ठीक है, अब हमारे पास I1 करंट है। अगर इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स हैं, बहुत सारी सर्कुलर कॉइल्स हैं, ये कहते हैं सोलिनॉइड है। ठीक है, अगर इसके अंदर से बेटा करंट को अगर मैं इंक्रीज करवा दूं तो क्या होगा? सिंपली सोचो, मान लो हम करंट को इंक्रीज नहीं करवा रहे, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन आप देख लेना कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। या मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएगा, वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अब एक बात देखिए, क्या I1 करंट जो हमें 10 एम्पियर माना है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ फ्लक्स है φ1। ये हमारी दूसरी कोयल या सर्कुलर लूप्स या सोलिनॉइड, जो भी आप नाम देना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या इसका फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है? ऐसे समझो, ये 5 लाइन है, 5 में से कितना ही पास कर रही है? 3 सेंटर वाली सीधी निकल जाएंगे, 3 पास करेंगे, मतलब इसका कुछ फ्लक्स का कुछ पोर्शन इसमें से पास कर रहा है। तो मैं ये लिख देता हूँ φ2। ठीक है, अब एक बात सोचो बेटा, I1 को हम इंक्रीज कर दें, इसके अंदर करंट इंक्रीज कर दिया। करंट इंक्रीज कर देंगे, क्या चीज इंक्रीज होगी? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? करंट। करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और फ्लक्स में चेंज हो गया तो यहां भी तो फ्लक्स में इंक्रीज होगा। यहां फ्लक्स इंक्रीज हुआ है तो लाइंस ज्यादा है, तो यहां भी फ्लक्स में क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मींस मैं ये कह सकता हूं I1 के इंक्रीज करने से B1 इंक्रीज हुआ, B1 के इंक्रीज होने से φ1 इंक्रीज हुआ, और φ1 के इंक्रीज होने से φ2 इंक्रीज हुआ। अगर मैं इसके अंदर करंट को बढ़ा रहा हूं तो इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब EMF और करंट हमारा इंड्यूस हो रहा है। क्लियर? अब बेटा एक बात देखो, क्या हमारे पास 2 हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और ये हमारे पास सेकेंडरी। 2 कॉइल्स हैं, 2 लूप्स हैं, 2 सोलिनॉइड हैं। किसी भी एक में अगर करंट चेंज करूं तो दूसरे में EMF इंड्यूस हो रहा है। इस फिनोमेना का नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। मीन हम चेंज एक में कर रहे हैं, इंड्यूस दूसरे में हो रहा है। अगर ऐसा देखो, यहां से मैं φ2, I1 इंक्रीज हुआ, φ2 इंक्रीज हो गया, तो मैं ये लिख दूं I1 डिक्रीज होगा तो φ2 डिक्रीज होगा। तो बेटा मैं ये लिख रहा हूं φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, जो फ्लक्स मिल रहा है, वो दूसरी लूप या कोयल के अंदर जो करंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट I1, M इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और आप म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां से निकालो तो क्या आएगा? φ2 बाई I1। आप यहां से बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी बना सकते हो। दूसरी जो सेकेंडरी लूप है, कोयल है, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कितना मिल रहा है पर यूनिट जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में। ठीक है, मींस इट इज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। हम इसकी 2-3 डेफिनेशन आगे जब
जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा 2-3 डेफिनेशन और बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस में मेजर करेंगे बेटा? हेनरी में। यहां तक ठीक है। अब एक और देखिए, अब हम इसका उल्टा करते हैं। अब हम ऐसे एक और बना देते हैं सिमिलरली, ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है। अब बेटा इसके अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ऐसे कर दो सीधा ही। इस बार हम सेकेंडरी के अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं। सेकेंडरी के अंदर करंट फ्लो मान लिया I2 है, ठीक है बेटा। I2 फ्लो करेगा तो यहां पर कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या आएगा? I2। अब अगर हम I2 को इंक्रीज कर दें तो Φ2 भी इंक्रीज हो जाएगा, I2 को डिक्रीज कर दें Φ2 भी डिक्रीज हो जाएगा। अब Φ2 डिक्रीज इंक्रीज होगा तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होगी, मतलब Φ1 भी इंक्रीज डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू I2। I2 को इंक्रीज करेंगे Φ1 इंक्रीज होगा, I2 को डिक्रीज करेंगे Φ1 डिक्रीज होगा, मींस Φ1 आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। Φ1 m I2 और m फिर से क्या आ जाएगा? Φ1 बाई I2। अब देखिए करंट का चेंज एक लूप में कर रहे हैं और फ्लक्स चेंज दूसरी लूप में हो रहा है, और जिस लूप में फ्लक्स चेंज होगा वहां क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? EMF। मींस ये हमारे दोनों ही क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। करंट इसमें चेंज किया, EMF इसमें जनरेट हो गई, करंट इसमें चेंज किया, EMF इसमें जनरेट हो गई। इस टाइप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका नाम क्या है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक आपने, इसको रफ करते हैं, आपने EMF निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंज लॉ से। लेंज लॉ से EMF कैसे निकालते हैं? अच्छा, इसके अंदर EMF प्रोड्यूस हो रही है, डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन आप लेंज लॉ से कर लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन डिस्कस नहीं किया है। डायरेक्शन हम लेंज लॉ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, उसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के हमने न्यूमेरिकल मान लो प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि करंट EMF किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो गए, वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार देखो, EMF हमारा क्या होता था? माइनस d∅/dt। अब हमारे केस में जो फाई है, Φ1 है तो वो किस पर डिपेंड करेगा? m इंटू I2। और अगर Φ2 था हमारा, वो किस पर डिपेंड किया? MI1। अगर बेटा हमने जो पहले फिगर इस साइड बनाया था, हम करंट चेंज किसका कर रहे थे? 1 का। EMF किस में प्रोड्यूस हुई? सेकंड में, मतलब सेकंड में EMF प्रोड्यूस होगी तो E2 माइनस d∅2/dt, और Φ2 बेटा है क्या हमारा? माइनस d/dt ऑफ MI1, या आप सेकेंडरी कोयल में जो EMF प्रोड्यूस हुई है उसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस dm di1/dt। तो ये क्या है? सेकेंडरी कोयल में या सेकेंडरी सोलिनॉइड में या सेकेंडरी करंट का सेकेंडरी लूप में जो EMF प्रोड्यूस हुई है वो यहां से हम निकाल सकते हैं। यहां से बेटा हम देखो, अगर di1/dt ये हमारा क्या है? पहली लूप के अंदर, प्राइमरी लूप के अंदर अगर हमारा करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, अगर ये 1 एम्पियर पर सेकेंड है, मतलब जो हमारी पहली टर्न थी, ऐसे समझो, दोबारा बना देते हैं आपके लिए, ये I1 था और ये क्या था हमारे पास? दूसरी लूप 2 1, इसका फ्लक्स Φ1 और इसका फ्लक्स Φ2, क्लियर। अब अगर इसके अंदर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में E2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? M के। मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस is equal to the EMF produced in the secondary coil when the current is changing in primary coil 1 ampere per second। तो यहां से बेटा एक और डेफिनेशन बन जाएगी। दोबारा सुननी है बात तो आप थोड़ा सा पीछे जाके बार बार सुनना, ठीक है। जब तक आपको ना समझ आए, यही तो फायदा है ऑनलाइन का, आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता, आप फिर से वापस जाइए, फिर उसको दोबारा सुनिए, फिर नहीं आ रहा फिर दोबारा जाइए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है बेटा। EMF कितना प्रोड्यूस हुआ? E2 इक्वल टू M। कब? मतलब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को EMF के इक्वल कब बोल सकते हैं? जब सेकेंडरी कोयल में जो EMF प्रोड्यूस हुआ है, अगर प्राइमरी कोयल का करंट 1 एम्पियर पर सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो जितना EMF जनरेट हुआ है उसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं।
अब हम दो कोएक्सियल सोलेनोइड है, उनकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि ये M है, M किस पर डिपेंड करेगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो सब हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बात समझो, अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं, मतलब M निकालना चाह रहे हैं फॉर टू कोएक्सियल सोलेनोइड। मतलब हमारे पास दो सोलेनोइड है, ऐसे समझो इसको। एक सोलेनोइड बेटा ये, इसमें I1 करंट है, ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। ठीक है, एक और है सोलेनोइड, वो हमने ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा सेकंड, मान लो सेकंड सोलेनोइड या सेकेंडरी सोलेनोइड, और जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, N2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक क्या सीखा है, EMF क्या आएगा, E2 की हमने बात की। E2 हमारा क्या था बेटा, -M d∅2/dt, और इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आ गया था M, हमारा क्या आया था, -M dI1/dt। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर हम सेकेंडरी कोयल में EMF निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी कोयल हमारी ये है, अगर हमारे पास एक लूप होता तो हम कितना लिख देते, d∅2/dt। मीन्स ऐसे समझो, इसके अंदर जो प्राइमरी कोयल है इसका फ्लक्स है बेटा ∅1, और जो सेकेंडरी कोयल है इसका फ्लक्स है ∅2। एक बात बताओ, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, फ्लक्स डिफरेंट है, क्योंकि फ्लक्स जो हमारे पास प्राइमरी है सोलेनोइड उसका एरिया कम है तो फ्लक्स कम आएगा, और जो हमारा सेकेंडरी है उसका एरिया थोड़ा बड़ा है तो फ्लक्स ज्यादा आएगा। अगर हम दोनों को सेम ले लेते हैं, मतलब दोनों सोलेनोइड सेम है, सेम लेंथ और सेम एरिया की, तो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट किया है बुक से, एरिया दोनों का सेम नहीं है। अब EMF का ये फॉर्मूला आपको पता है, जिस लूप में EMF प्रोड्यूस होगी उसी का फ्लक्स चेंज हमें देखना है। अब एक बात बताओ, ∅2 होगा क्या, अच्छा उससे पहले हर एक लूप से ∅2 फ्लक्स पास करेगा। कितने लूप्स हैं हमारे सेकेंडरी कोयल में, सेकेंडरी कोयल में कितने लूप है बेटा, N2, तो मैं यहां पर N2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ गया, -N2 d/dt ∅2। अब एक बात बताइए, ∅2 है क्या, अब हमारा मेन टारगेट पहले रहेगा ∅2 निकालने का। ∅2 क्या होता है, B2A2 cos थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, जिस लूप की हम बात करें उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर उसका एरिया और उसका एंगल। एक बात देखिए, आप किसी भी लूप का एरिया देखोगे और मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, सेम डायरेक्शन में मिलेंगे या 180 में मिलेंगे एंगल, तो cos 0 या cos 180 या +1 आएगा या -1, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो हम साइन को नहीं देख रहे, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ गया, B2A2। ठीक है इतना। अब एक बात बताइए बेटा, B2 सेकेंडरी कोयल में कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, सोचो इस बात को। देखो पहली, क्या सेकेंडरी में करंट है, नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, जहां करंट होता है। करंट किस में, प्राइमरी कोयल में। मींस प्राइमरी कोयल में जितना करंट है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B1। जितना B1 यहां प्रोड्यूस होगा उतना ही तो सेकेंडरी कोयल से पास करेगा, तो B1 और B2 क्या रहेंगे, बराबर। ये बात समझ आई, ऐसे समझो, एक हमारे पास छोटी सोलेनोइड है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस साइड में B1। अगर एक बड़ी मैग्नेट रख दें या बड़ी सोलेनोइड रख दें, उसमें करंट नहीं है, तो उससे भी कितना मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, जितना छोटी से कर रहा है, क्योंकि है तो सिर्फ छोटी का ही, तो जितना छोटी का है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बड़ी से पास करेगा या उसके बड़ी के अंदर से पास करेगा। तो हमने B1 = B2, तो बेटा ∅2 यहां से क्या आ जाएगा, B1A2। B1 क्या है हमारा, आपको पता है सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 N1
I1 और यहाँ हमारे पास क्या है A। अब N1 क्या होगा, N1 क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पहले की बात करें तो पहले की लेंथ मान लो कितनी है L, लेंथ दोनों की सेम है, L लेंथ है। अब लेंथ सेम है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई में लेंथ। तो बेटा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ म्यू नोट N1 बाई L I1 और A2। इतना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दूसरी कोयल में। अब हमने फ्लक्स निकाल दिया तो सिर्फ फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या आएगा बेटा, E2 इज इक्वल टू माइनस N2 डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी और फाई टू ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर म्यू नोट N1 I1 A2 बाई में L। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस म्यू नोट कॉन्स्टेंट बाहर, N1 N2 दोनों कॉन्स्टेंट बाहर, एरिया कॉन्स्टेंट बाई में L डी I1 बाई डी टी। इतना EMF सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है। अब एक आप इसको देखो और एक आप इसको देखो, E की जगह पर E2, डी आई बाई डी टी की जगह पर डी आई बाई डी टी, तो ये हमारा क्या बच गया M। तो M की वैल्यू हमारे क्या आ गई बेटा, म्यू नोट N1 N2 A2 बाई में क्या आएगा, क्या 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 बाई में L। यहाँ पर A2 है, बुक में A लिखा होगा क्योंकि हमने दोनों का एरिया सेम नहीं माना है। एरिया सेम नहीं है तो फ्लक्स भी सेम नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा फर्क आएगा। आप अगर दोनों सेम एरिया का लेकर करते हो मीन्स एक लूप ये है, एक सोलेनोइड ये है और उसके बिल्कुल ऊपर ही सेम एरिया का दूसरा सोलेनोइड है, तो उनकी वजह से कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है बेटा, इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन और देख लेते हैं कि हम इसको सबसे अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस कब प्रोड्यूस हो सकता है। एक बात बताइए मुझे कि अगर हमने इन दोनों को ऊपर नीचे रखा, एक और उसी के ऊपर उल्टा करके एक को रख दिया, तो क्या सारा मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा दूर रख देते, एक यहां रख देते, एक यहां रख देते, तो क्या हमारे पास सेम EMF जनरेट होते, क्या फ्लक्स में चेंज सेम होता, नहीं होता। फ्लक्स में चेंज सेम नहीं है तो EMF भी सेम जनरेट नहीं हो पाएगी, EMF और करंट इंड्यूस होंगे वो सेम नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इस टॉपिक में हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है क्योंकि हम डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से मिलती है और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हर केस से। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा करंट की वो जो इंड्यूस करंट हुआ है EMF हो उसकी डायरेक्शन नहीं देखी। ठीक है, अब बेटा एक और है कपलिंग कोफिशिएंट। कपलिंग कोफिशिएंट क्या है, ऐसे समझो, इसका एक और नाम है रिलेशन बिटवीन टॉपिक का सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इनके बीच में रिलेशन। ऐसे समझो हमारे पास दो कोयल है, एक कोयल मान लो इसका L1 है, एक कोयल इसका हमारे पास L2 सेल्फ इंडक्टेंस है। इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, M। ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। तो ये रिलेशन होता है बेटा, दो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये रिलेशन होता है। अब हमें क्या देखना है, देखो अगर मैं इस लूप इसमें करंट फ्लो कराऊं तो इसमें EMF जनरेट हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन यही तो कहता है। अगर मैं इसको दूर रख दूं तो क्या होगा, क्या जितना मैग्नेटिक फील्ड या जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ क्या कंप्लीट इससे पास करेगा, पास में है तो कंप्लीट पास। अगर बिल्कुल ऊपर रख दें, ऐसे देखो अगर ये केस हमारा पहला, इस केस में कंप्लीट फ्लक्स पास करेगा, मतलब ये कपलिंग सबसे बेस्ट है और इसमें K की वैल्यू क्या रहेगी 1। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पहला करंट जो हमने प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट है जितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो एज इट इज सारे का सारा सेकेंडरी से पास कर रहा है, मतलब ये कपलिंग बेस्ट है और इसमें K की वैल्यू क्या होती है 1। अब इस केस में बताओ बेटा, अगर ये बिल्कुल यहां है तो कुछ लाइंस बाहर निकल जाएंगी, अगर इसको मैं यहां रख दूं तो और भी कम लाइन पास करेंगे, मींस इस केस में जो कपलिंग की वैल्यू होती है वो 0 से 1।
इसके बीच में लाई करेगी 1 इस केस में एग्जैक्टली। अब एक ऐसा भी केस हो सकता है, आप एक ये यहाँ बैठा और इसको आप उठा के यहाँ रख दो, तो ये क्या होगा, बहुत दूर, मतलब या तो कोई मुश्किल से लाइन पास करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स, या पास करेगा ही नहीं, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, के की वैल्यू 0, या के की वैल्यू 0 एक और केस में भी हो सकता है। ऐसे देखो, ये सोलेनोइड है और एक सोलेनोइड बेटा ये है, क्या इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, किसी एक डायरेक्शन में, क्या वो फ्लक्स इससे पास करेगा, इससे पास करेगा ही नहीं, इससे पास करेगा ही नहीं तो ईएमएफ जनरेट होगी नहीं, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं, मतलब ये कपलिंग क्या है, सबसे वर्स्ट है, सबसे बेकार है, तो के क्या रहेगा 0। तो ये 3 टाइप की बेटा कपलिंग होती है। कपलिंग सबसे बेस्ट ये है, सबसे वर्स्ट ये है, सबसे खराब और ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना। सब्सक्राइब वो बच्चे कर देना जिनको डेली लाइव लेक्चर पसंद आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।